मेज के किनारे अपना केक कुतरते हुए जिया राठौर ने उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह गहरी सोच में थी। जगत मेहरा बूढ़े सिन्हा की निगाहों से बच नहीं पाए। उसने उसे करीब से देखा, उसकी अभिव्यक्ति और उसकी आंखों में हर सूक्ष्म परिवर्तन को देखा। उसने उसके शरीर से संवेदी जानकारी एकत्र की और यहां तक कि ब्रशलिखित गीत और ब्लैक सर्कल भित्तिचित्र को भी महसूस किया जो इस समय उसके बैग में होना चाहिए। फिर भी वह अभी भी पुराने सिन्हा से किसी भी भावनात्मक परिवर्तन का पता नहीं लगा सका। वह बस इतना बता सकता था कि वह भी उसे देख रही थी। उनकी आंखों का संपर्क केवल 2 सेकंड तक चला। जिया राठौर ने वह बिस्किट निगल लिया जिसे वह चबा रही थी और बोली, मैंने शायद ही कभी सपने में भी सोचा हो। शायद ही कभी सपने का मतलब है कि आपने सपना देखा है। हालांकि शायद ही कभी, जगत मेहरा ने एक जिज्ञासु भाव के साथ आधे अधूरे मजाक में जवाब दिया। मैं अब कुछ उत्सुक हूं, बूढ़े सिन्हा। आपके सपने कैसे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके दो भावनात्मक रूप से प्रभावित आइटम ओल्ड सिन्हा के सपनों को हिलाने में असमर्थ थे। संभवतः इसलिए था क्योंकि बूढ़े सिन्हा में कुछ भावनाओं की कमी थी और इस प्रकार उनकी विशेष भावनात्मक जलसेक क्षमता से प्रेरित नहीं किया जा सकता था। वह जांच करना चाहता था, यह देखना चाहता था कि उसके सपने किस तरह के थे, उसके सपने के भावनात्मक प्रकार का अनुमान लगाते थे और फिर लक्षित भावनात्मक रूप से प्रभावित आइटम बनाते थे। यह क्यूक्यू या व्हाट्सएप का उपयोग करके एंड पॉइंट पर एक संदेश भेजने जैसा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे कि समुद्र में एक पत्थर फेंक रहा हो। एंड पॉइंट में ये संचार ऐप्स इंस्टॉल नहीं थे। इसलिए संदेश और निर्देशों को सफलतापूर्वक भेजने के लिए प्रत्येक संचार ऐप को एक-एक करके आजमाने के अलावा एकमात्र अन्य रणनीति यह जांचना था कि एंड पॉइंट ने संचार ऐप्स क्या स्थापित किया था। जिया राठौर ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने कागज के तौलिए से अपना मुंह पोंछा, अपना फोन निकाला और उसे एक वीडियो दिखाया। क्या यह तुम हो? जगत मेहरा ने हैरान नजर से फोन लिया, लेकिन जब उसने देखा कि क्या चल रहा था तो उसका आश्चर्य स्तब्ध रह गया। एक समाचार वीडियो जिसे जिया राठौर ने सहेजा था। समाचार खंड ने हाल ही में राजमार्ग दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला पर रिपोर्ट की। दुर्घटना के बाद लाल बुना हुआ टोपी पहने एक यात्री घटनास्थल पर बहुत सक्रिय था, जिससे घायल यात्रियों को सुरक्षित बनाने में मदद मिली। बस के अंदर से सर्विलांस फुटेज भी मौजूद थी। जिस क्षण बस जोर से झुकने लगी, बुना हुआ टोपी पहने आदमी ने सहज रूप से एक युवा लड़के को अपनी सीट से पकड़ लिया, उसे अपने शरीर से बचाया। बस की निगरानी से फुटेज खराब गुणवत्ता का था और दुर्घटना के बाद भारी झटकों के कारण फुटेज जल्दी से खो गया था। भले ही खबर में दृश्य को धीमी गति में दिखाया गया था, लेकिन वे केवल जगत मेहरा को युवा लड़के को पकड़े हुए देख सकते थे। बचे लोगों के साथ बाद के साक्षात्कारों में अनाम नायक की प्रशंसा की गई, जिसने अपना नाम नहीं छोड़ा। आप मुझे यह क्यों दिखा रहे हैं? जगत मेहरा ने पूछा। उनका सवाल कुछ हद तक अलंकारिक था। उनकी सतह की प्रतिक्रिया बिल्कुल सही थी, प्रतीत होता है कि हैरान थी। जिया राठौर ने सीधे पूछा, जिसने लोगों को बचाया, वह आप थे, है ना? उसने मुझे कैसे पहचाना? वह मुझे कैसे पहचान सकती है? समाचार रिपोर्ट में फुटेज ज्यादातर यात्रियों द्वारा आपातकालीन लेन में खड़ी गुजरने वाली कारों में अपने फोन का उपयोग करके लिया गया था। दूरी और रात में सीमित रोशनी को देखते हुए, साथ ही जगत मेहरा के कैमरे की पहुंच से दूर रहने के प्रयास, टोपी पहनने और आदर्श से अलग कपड़े पहनने के लिए वह पहचाने जाने के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जिया राठौर ने उसे पहचान लिया था। शुरुआत में जगत मेहरा ने इसे नकारने की योजना बनाई। आखिरकार भले ही बूढ़े सिन्हा ने कुछ निष्कर्षों के आधार पर अनुमान लगाया कि यह वही था, उसके पास अपने अनुमान को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। हालांकि जगत मेहरा ने पुनर्विचार किया। आखिरकार उसने जो किया था उसमें कुछ भी शर्मनाक नहीं था। वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे चिंता थी कि लोग उसे नोटिस करेंगे और दुर्घटना के दौरान उसके व्यवहार में कुछ असामान्यताओं का पता लगाएंगे। लेकिन वह घटना बहुत पहले की है। यह जानते हुए कि वह व्यक्ति वह था, बूढ़े सिन्हा के चरित्र को देखते हुए वह निश्चित रूप से इसके बारे में बकवास नहीं करेगी। इसके अलावा
उसे संदेह था कि भले ही वह बूढ़े सिन्हा के अनुमान से इनकार कर दे, वह उस पर विश्वास करेगी। शायद उसे यह भी संदेह होगा कि वह जानबूझकर कुछ छिपा रहा था, झूठ बोल रहा था, जो उसके भावनात्मक मुद्दों की खोज के लिए अनुकूल नहीं होगा। यह वास्तव में मैं था। हालांकि उसने अपने विकल्पों पर विचार किया था और अपने मन में तौला था, लेकिन यह प्रक्रिया वास्तव में काफी तेज थी। कम से कम बाहर से ऐसा लग रहा था कि जिया राठौर के सवाल उठाने के बाद उसने लगभग तुरंत जवाब दिया। आपने मुझे इस अस्पष्ट वीडियो से कैसे पहचाना जहां मेरा चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा है? जगत मेहरा ने उत्सुकता से पूछा। जिया राठौर ने फोन लिया, वीडियो प्रोग्रेस बार को थोड़ा आगे बढ़ाया। क्लिप की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है कि जगत मेहरा एक युवा लड़के को सड़क के किनारे तेजी से ले जा रहे हैं और कहा, आपकी चलने की मुद्रा और शक्ति का परिश्रम आपके समान है, और सिर से शरीर का अनुपात और शरीर के अंगों का अनुपात बिल्कुल आपके समान है। क्या यह संभव है? जगत मेहरा हैरान रह गया। उन्होंने जिन चीजों का उल्लेख किया है, उन्हें उनकी बिना सहायता प्राप्त आंख से तुरंत निर्धारित किया जा सकता है। अगर रश्मि सिंह, जिया राठौर, प्रीतम, प्रदीप भाटी और उनसे परिचित अन्य लोग भी वीडियो में होते तो भले ही उनके चेहरे दिखाई न दें, केवल उनके शरीर की हरकतें दिखाई दे रही हों, फिर भी वह उन्हें जल्दी से पहचान पाते। लेकिन वह है। अधिकांश लोगों के दिमाग में हर समय व्यापक डेटा संग्रह और प्रसंस्करण करने के लिए प्रसंस्करण क्षमता या एकाग्रता का स्तर नहीं होता है। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि बूढ़े सिन्हा उन्हें दिन प्रतिदिन के जीवन में बड़े पैमाने पर देख रहे होंगे और उन्हें उनकी गतिविधियों, मुद्रा, शरीर के अनुपात और शक्ति परिश्रम के तरीकों की बहुत स्पष्ट, व्यवस्थित समझ थी। इस प्रकार, जब उसने समाचार वीडियो देखा, तो उसे परिचितता की भावना थी और आगे के अवलोकन और तुलना ने उसे और अधिक निश्चित बना दिया। जिया राठौर इस वीडियो से किसी अपराधी की पहचान करने या इसे अदालत के सबूत के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसे केवल स्वयं इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता थी, जो पर्याप्त था। जगत मेहरा ने चुपचाप जिया राठौर के अपने संज्ञानात्मक मॉडल को संशोधित किया। उस पर उसका ध्यान देने का स्तर स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक था जितना उसने पहले सोचा था। बूढ़े सिन्हा, तुम्हारे पास वास्तव में एक गहरी नजर है। मुझे नहीं लगता था कि कोई मुझे पहचान सकता है, जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, मीडिया आपको ढूंढ रहा है, आपने उनसे संपर्क क्यों नहीं किया? ऐसा लगता है कि कोई इनाम है, जिया राठौर ने पूछा। मुझे उस समय चोट नहीं लगी थी, इसलिए जब एम्बुलेंस शहर पहुंची तो मैं उतर गया। मैंने तब किसी भी साक्षात्कार को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए अब खुद को उजागर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पता है, मैं लो प्रोफाइल रखना पसंद करता हूं। यह देखकर कि जिया राठौर ने अपना नाश्ता लगभग समाप्त कर लिया था, जगत मेहरा ने पूछा, जवाब देने की आपकी बारी है, बूढ़े सिन्हा, आप किस तरह के सपने देखते थे? मैं आपको नहीं बताऊंगा, जिया राठौर ने शांति से उत्तर दिया। हो, जगत मेहरा दंग रह गया। यह सही नहीं था। जब उसने बूढ़े सिन्हा से उसके सपनों के बारे में पूछा, तो उसने तुरंत उससे समाचार वीडियो में पहचान के बारे में पूछताछ की। क्या इस प्रश्न के उत्तर के लिए उस प्रश्न के उत्तर का आदान प्रदान करना सामान्य नहीं होगा? बूढ़े सिन्हा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जगत मेहरा के पास शब्द नहीं थे। उत्परिवर्तन के बाद जिन लोगों के साथ उन्होंने बहुतायत में बातचीत की थी, उनमें से उन्होंने पाया कि एक बार जब उन्होंने उनका एक संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित कर लिया था, तो वह ज्यादातर लोगों के व्यवहार की सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे। लेकिन जिया राठौर एक अपवाद साबित हुई। वह कई बार यह सोचकर भटक गई थी कि उसने उसके इरादों को समझ लिया है। हालांकि, थोड़ी देर रुकने के बाद जिया राठौर ने कहा, वास्तव में मुझे बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन इसका खाने से कुछ लेना देना था। यह खाने से संबंधित था। जगत मेहरा ने सिर हिलाया और जिया राठौर से मिलने के बाद के विभिन्न दृश्यों के बारे में सोचा। उन्हें इस बात का आभास था कि आगे क्या करना है, यह मानते हुए कि उन्होंने पुराने सिन्हा के टर्मिनल पर स्थापित संचार एप्लीकेशन का पता लगा लिया है। इस बिंदु पर उनका सेल फोन कई बार कंपन करता है। जगत मेहरा ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए जिया राठौर से कहा, नैना और कविता जाग गई हैं, उन्होंने मुझे अपने कमरे में नाश्ता लाने के लिए कहा। जतिन ने यह भी कहा कि वह सो नहीं सकता क्योंकि वह भूखा था,
इसलिए मैं उनके लिए नाश्ता ले जाऊंगा, जबकि यह अभी भी गर्म है। वह बचे हुए नाश्ते के बैग के साथ खड़ा हो गया, जिसे जिया राठौड़ ने नहीं छुआ था, और दरवाजे की ओर चल दिया। तैयार हो जाओ, हम आज दर्शनीय क्षेत्र में जा रहे हैं। मैं अब सभी को जगाने जा रहा हूं, हम लगभग 9 बजे छोड़ देंगे, उन्होंने कहा। जैसे ही दरवाजा फिर से बंद हुआ, जिया राठौर ने मेज पर अपना बैग लिया और एक काली नोटबुक निकाली। उसने इसे सीधे अंतिम पृष्ठ से खोल दिया और कागज पर 3 शब्द लिखे, 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए। सपना, छिपाना। फिर उसने सपना शब्द के चारों ओर कई वृत्त बनाकर जोर दिया। जिया राठौर ने कागज पर लिखे शब्द को घूरते हुए अपने हाथ में कलम घुमाई। जगत मेहरा इस बात को लेकर इतनी चिंतित क्यों थीं कि उनके सपने हैं या नहीं, और उनके सपने क्या हैं? हालांकि इस मुद्दे के बारे में उनकी चिंता से पता चलता है कि जगत मेहरा ने उनकी समस्या का पता लगा लिया था, क्योंकि उसने वास्तव में कई वर्षों से कोई सपना नहीं देखा था। हो सकता है कि जगत मेहरा ने उसकी समस्या को उससे अलग कोण से देखा हो। आखिरकार उसने वास्तव में परवाह नहीं की थी कि उसने सपना देखा है या नहीं। फिर जिया राठौर ने अपनी कलम की नोक से छिपाना शब्दों को हल्के से थपथपाया। उसका एहसास कि समाचार वीडियो में वह व्यक्ति जगत मेहरा था, वास्तव में संयोग था। एक बार पहले जब उसने लाल सूती टोपी पहने एक आदमी का लोगों को बचाने का एक वीडियो ऑनलाइन देखा था, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि इस आदमी की मूल ताकत बहुत शक्तिशाली थी। फिर स्वाभाविक रूप से उसने जगत मेहरा के बारे में सोचा, क्योंकि जिन लोगों से वह मिली और देखी थी, उनमें जगत मेहरा ने सबसे बड़ी कोरपेशी ताकत दिखाई थी। इसलिए उसने वीडियो पर करीब से नजर डाली और तुरंत उस आदमी और जगत मेहरा के बीच कई समानताओं की पहचान की। फिर जगत मेहरा की एकत्रित तस्वीरों और वीडियो की तुलना और अवलोकन करके उसने निष्कर्ष निकाला कि खबरों में आने वाला व्यक्ति जगत मेहरा हो सकता है। हालांकि जगत मेहरा ने अभी अभी अपने संदेह की पुष्टि की थी, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि जब उन्होंने शुरू में उन्हें वह वीडियो दिखाया था, तो उनके हाव भाव भ्रम और संदेह से भरे थे, जैसे कि कह रहे हों, इस वीडियो का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है, इस घटना पर जगत मेहरा की शुरुआती प्रतिक्रिया छिपने की थी। अगर वह अच्छे कर्म कर रहा था, तो उसे छिपने की क्या जरूरत होती? जिया राठौड़ ने अनुमान लगाया कि जगत मेहरा जो छिपाने का इरादा रखता था, वह या तो उस समय उसका यात्रा कार्यक्रम था या उसका कुछ व्यवहार था, ताकि इसे उसके साथ जोड़ा जा सके। जिया राठौर ने एक पल सोचा और फिर 2 और शब्द लिखे, विश्वास। हालांकि जगत मेहरा की शुरुआती प्रतिक्रिया छिपाने की थी, एक बार जब उसने सीधे पूछा कि क्या वह वीडियो में दिख रहा व्यक्ति है, तो उसने तुरंत इसकी पुष्टि की। इससे पता चला कि उसे उस पर एक निश्चित स्तर का भरोसा था, जो दूसरों से अलग था। शायद उसकी रणनीति अधिक सीधी और स्पष्ट हो सकती है। जिया राठौर ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और लगभग अवचेतन रूप से उसे अपने हाथ के पिछले हिस्से पर पलटना शुरू कर दिया। अचानक वह अपने हाथ में सिक्के को देखते हुए थोड़ा डूब गई। क्या यह एक भ्रम था? नैना का सिक्का पलटने में अधिक आरामदायक कैसे लगा? जगत मेहरा की आज की योजना सभी को वुशु माउंटेन सीनिक एरिया में ले जाने की थी। चंचल मौलासी को छोड़कर, जो पहले भी गए थे, उनमें से कोई भी वुशु पर्वत पर नहीं गया था। इसलिए चूंकि वे एकता नगर टाउन में थे, इसलिए यात्रा करना तर्कसंगत लग रहा था। आखिरकार पहाड़ प्रसिद्ध था और पास में था, 1 घंटे से भी कम की ड्राइव दूर। दरअसल दर्शनीय क्षेत्र कल फिर से खुल गया था। हालांकि 2 दिन पहले हुई घटना के विशिष्ट स्थान को सुरक्षा खतरे के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाद में उपाय किए जाने थे। करीब 9 बजे जगत मेहरा को करण देव का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने भाई अर्जुन को आज वुशु पर्वतीय दर्शनीय क्षेत्र में जाने की अपनी योजना के बारे में बताया है। नतीजतन भाई अर्जुन ने पूरे दिन ड्राइवरों की सहायता के लिए 2 एमपीवी निर्धारित किए थे। दरअसल करण देव ने शुरू में अपनी कार मेघा को उधार देने की योजना बनाई थी, ताकि वे 3 कार चला सकें। अन्यथा 11 लोग सिर्फ 2 कारों के साथ चीजों को बहुत असहज कर देंगे। 2 रात पहले भाई अर्जुन के साथ हुई मुलाकात को याद करते हुए
जगत मेहरा की उस व्यक्ति की सकारात्मक छवि थी और उसने अनुमान लगाया कि भाई अर्जुन के दिल में उनके सर्वोत्तम हित थे। इस प्रकार वह उनके द्वारा प्रदान किए गए वाहनों में सवारी करने के लिए सहमत हो गया। ड्राइवरों के साथ दो अलग अलग कारें होने से वास्तव में उनकी कुछ चिंताएं दूर हो जाएंगी। हालांकि जब उन्होंने 9:30 के आसपास होटल की पार्किंग में दो ड्राइवरों को अपने 2GL8 के साथ देखा तो जगत मेहरा थोड़ा हैरान रह गए। उनकी उपस्थिति से दोनों ड्राइवर अगोचर रूप से औसत लग रहे थे। वे लगभग 1.7 मीटर लंबे थे, उनकी त्वचा काली थी और एक ईमानदार व्यवहार का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने स्थानीय एकतानगर टाउन लहजे के साथ बात की और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं है। हालांकि जगत मेहरा का लोगों को आंकने का तरीका महज दिखने से परे था। अपने इंफ्रारेड थर्मोग्राफिक विजन मोड, उनकी छठी इंद्रिय, अन्य अधिक व्यापक संवेदी जानकारी और उनके समग्र संज्ञानात्मक विश्लेषण के साथ वह तुरंत बता सकते थे कि ये दोनों ड्राइवर अलग अलग थे। उन दोनों के पास एक औसत व्यक्ति से काफी अधिक शारीरिक गुण और मांसपेशियों की ताकत थी, हालांकि मानव सीमाओं से अधिक नहीं थी। भारी भार और उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण के संकेत स्पष्ट थे। पुरानी चोटें उनके पूरे शरीर में, उनकी मांसपेशियों, कोमल ऊतकों से लेकर उनकी हड्डियों तक देखी जा सकती थीं। कुछ चोटें थीं जो स्पष्ट रूप से विनियमित हथियारों द्वारा दी गई थीं। जगत मेहरा के व्यापक अवलोकन डेटाबेस और व्यापक विश्लेषण के साथ यह स्पष्ट था कि ये दोनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। मोहन रेड्डी ने इन दोनों को ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए पृथ्वी पर कहां पाया? आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर जगत। मेरा नाम गजेंद्र गुप्ता है, जैसा कि अनुशासन और अंतरिक्ष यात्रा में है। आप मुझे ओल्ड गुप्ता कह सकते हैं। यह मेरे सहयोगी सुमित मित्रा हैं। आज हम आपके परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं। शुरू से ही ड्राइवरों में से एक ने जगत मेहरा का स्वागत एक ईमानदार मुस्कान के साथ किया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। भले ही उन्हें उनकी पहचान के बारे में कुछ संदेह था, लेकिन जगत मेहरा ने सतह पर कोई असामान्यता नहीं दिखाई और उत्साहपूर्वक गजेंद्र गुप्ता से हाथ मिलाया। आज हमारी देखभाल करने के लिए अग्रिम धन्यवाद। वह गजेंद्र गुप्ता की हथेली पर कई कॉलस महसूस कर सकता था और उसकी उंगलियों के जोड़ काफी मजबूत थे। ज्यादातर लोग इन कॉलस को देखने पर शायद सोचेंगे कि वह अक्सर भारी श्रम करता था। हालांकि जगत मेहरा इन कॉलस से यह अनुमान लगा सकते हैं कि गजेंद्र गुप्ता आमतौर पर किस प्रकार के उपकरण को प्रशिक्षित करते थे, साथ ही साथ उनके द्वारा किए गए अभ्यास और नियोजित संभावित उपकरण भी। दो ड्राइवरों में से गजेंद्र गुप्ता की उम्र बढ़ गई थी और उसे ट्रेनिंग के निशान और चोटें आई थीं। वह वही था जिसने उनके साथ संवाद किया था, जबकि दूसरा ड्राइवर सुमित मित्रा अधिक अंतर्मुखी और ईमानदार दिखता था और ज्यादा बात नहीं करता था। यहां तक कि जब एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने केवल एक संक्षिप्त जवाब दिया। बेशक उनका रवैया बहुत अच्छा था। जगत मेहरा गजेंद्र गुप्ता की गुप्त टिप्पणियों और उनकी जांच का पता लगा सकते थे, जो उन्होंने दोनों ड्राइवरों की अपनी समझ के अनुसार सहज रूप से माना था। जिस समय मेघा और नर्मदा बैठक के लिए होटल पहुंचे, जगत मेहरा ने 11 लोगों को 2GL8 में आवंटित किया और वे वुशु माउंटेन सीनिक एरिया के लिए रवाना हो गए। बैठने की व्यवस्था करते समय गजेंद्र गुप्ता जगत मेहरा की सहायता करने के लिए उत्सुक और उत्साहित थे। उन्होंने बहुत ही मनभावन सुझाव दिए और बैठने की व्यवस्था के लिए उचित स्पष्टीकरण दिए। जब आखिरकार जगत मेहरा के कार में बैठने का समय आया तो केवल 2 स्थान बचे थे, एक सुमित मित्रा की कार की तीसरी पंक्ति में और एक गजेंद्र गुप्ता की कार की आगे की यात्री सीट पर। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से आगे की यात्री सीट को चुना। हालांकि यह सतह पर अजीब नहीं लग रहा था, जगत मेहरा ने गजेंद्र गुप्ता के बारे में अपनी विभिन्न टिप्पणियों और समझ के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि यह व्यवस्था जानबूझकर की गई थी। निश्चित रूप से रास्ते में गजेंद्र गुप्ता ने लापरवाही से उनके साथ बातचीत शुरू कर दी। मिस्टर जगत, क्या आप पहली बार वुशु पर्वत पर जा रहे हैं? मैं कई बार वहां गया हूं, लेकिन सबसे हालिया यात्रा 7 या 8 साल पहले हुई थी। मेरे अधिकांश दोस्त पहले वहां नहीं गए हैं। जगत मेहरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। कुछ समय बाद गजेंद्र गुप्ता ने लापरवाही से अपने काम और अपने अतीत का उल्लेख किया, जिससे जगत मेहरा ने अपनी कहानियां साझा कीं।
गजेंद्र गुप्ता की आवाज स्थानीय एकतानगर टाउन लहजे के संकेत के साथ, उनके अत्वरित भाषण और उदारवादी स्वर के साथ ईमानदार और भरोसेमंद लग रही थी, जो आसानी से उनके शब्दों पर विश्वास करने की इच्छा पैदा करती थी। इसके अलावा वह अपनी बातचीत में बहुत कुशल थे, विषय को सूक्ष्मता से मार्गदर्शन करते थे और दूसरों की रुचि को आकर्षित करते थे, उन्हें चर्चा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यदि शुरुआत में गजेंद्र गुप्ता की टिप्पणियों को एक सामान्य सहज व्यवहार माना गया था, तो बैठने की व्यवस्था के दौरान उनकी अनजाने में की गई हरकतें और जगत मेहरा को आगे की यात्री सीट पर बैठाने की उनकी जानबूझकर योजना ने वास्तव में जगत मेहरा को यह भावना दी थी कि उन्हें चलाने की पेशकश करने में इन दो असामान्य ड्राइवरों का असली उद्देश्य शायद उन्हें विशेष रूप से लक्षित करना था। हालांकि जगत मेहरा तनाव या बेचैनी महसूस नहीं करते थे और उन्होंने जानबूझकर गजेंद्र गुप्ता की जांच और टिप्पणियों से परहेज नहीं किया, क्योंकि वह यह भी महसूस कर सकता था कि गजेंद्र गुप्ता निश्चिंत थे और उनके प्रति सतर्कता की कोई भावना नहीं थी। शारीरिक प्रतिक्रिया और संज्ञानात्मक मॉडल अनुमान से गजेंद्र गुप्ता को उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, बल्कि वह केवल उनका अवलोकन और परीक्षण कर रहे थे। यह देखते हुए कि गजेंद्र गुप्ता को मोहन रेड्डी ने भेजा था, जगत मेहरा को अपने उद्देश्य के बारे में एक सामान्य अनुमान था। ऐसा लगता है कि मोहन रेड्डी शेर सिंह से प्रभावित थे और उन्होंने अपनी पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में कुछ धारणाएं विकसित कीं और इन दो ड्राइवरों को उनके द्वारा जगत मेहरा के बारे में अधिक जानने के लिए भेजा गया था। यह शायद यह पता लगाने के लिए था कि भविष्य में एकतानगर टाउन में संभावित व्यावसायिक सहयोग या परियोजनाओं में उन्हें कैसे शामिल किया जाए। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो गजेंद्र गुप्ता का रवैया और स्थिति काफी समझ में आती है। साथ ही जगत मेहरा गजेंद्र गुप्ता के अतीत को लेकर काफी उत्सुक थे। उनके प्रशिक्षण के निशान और चोटों को देखते हुए इस ड्राइविंग गुरु की पृष्ठभूमि काफी पेचीदा थी। इसलिए उन्होंने गजेंद्र गुप्ता की प्रत्येक जांच और निर्देशित विषयों का विनम्रतापूर्वक जवाब दिया और फिर गजेंद्र गुप्ता की जानकारी और अनुभवों के बारे में अपने तरीके से पूछताछ करने की पहल की। जहां तक जगत मेहरा की बात है, तो पिछले आधे साल के अलावा उनके जीवन का अनुभव काफी सामान्य और सामान्य था। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी साझा किया वह अलंकरण के बिना सत्य था। हालांकि गजेंद्र गुप्ता के कॉग्निटिव मॉडल के आधार पर उनके फैसले से पता चला कि गजेंद्र गुप्ता ने अपने बारे में जो विवरण साझा किए हैं उसमें सच और झूठ दोनों हैं। यद्यपि उनकी बातचीत के दौरान गजेंद्र गुप्ता का भाषण, भाव और आंखें स्वाभाविक लग रही थीं, चाहे वह सच बोल रहे हों या झूठ बोल रहे हों, उल्लेखनीय मानसिक लचीलेपन का सुझाव देते हुए और उनके शब्द पूरी तरह से तैयार लग रहे थे, लेकिन जगत मेहरा के साथ बातचीत करने के कारण उनके लिए झूठ बोलना मुश्किल होता गया, क्योंकि जगत मेहरा ने उनसे व्यापक जानकारी एकत्र की और विश्लेषण के लिए उनके निपटान में बड़ी मात्रा में डेटा के कारण। इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि गजेंद्र गुप्ता ने सेना से संबंधित एक आधिकारिक इकाई में काफी लंबा समय बिताया था। हालांकि उन्होंने या तो अपनी पेशेवर विशेषता, उनके द्वारा किए गए कार्य और प्रशिक्षण के प्रकारों और उन पर बिताए गए वर्षों के बारे में अलंकृत किया था या झूठ बोला था। जब वे दर्शनीय क्षेत्र की पार्किंग में पहुंचे तो जगत मेहरा ने गजेंद्र गुप्ता को अपने साथ पहाड़ पर जाने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि गजेंद्र गुप्ता ने यह कहकर विनम्रता से इनकार कर दिया कि उन्हें अपनी ऊर्जा बचाने के लिए कार में रहने की जरूरत है, क्योंकि वह बेहतर सेवा प्रदान करना चाहते हैं। जगत मेहरा और बाकी लोगों के दर्शनीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए टिकट खरीदने के बाद एक अन्य एमपीवी ड्राइवर सुमित मित्रा ने आकर धीमी आवाज में पूछा, भाई, तुम उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हो? हमने पहले से तैयारी की है और आसानी से उनके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा, ड्राइवरों के लिए सब कुछ सामान्य प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाना चाहिए। हस्तक्षेप मत करो, गजेंद्र गुप्ता ने उदासीन स्वर में कहा। उसके चेहरे पर ईमानदार और सरल अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई थी और उसकी आंखों में चतुराई का संकेत था। सुमित मित्रा ने उत्सुकता से पूछा, भाई, क्या तुमने कुछ नोटिस किया है? कुछ नहीं, बिल्कुल सामान्य। उनकी शिक्षा, काम करने की स्थिति श्री देव द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुरूप है। मेरे अवलोकन के आधार पर यह सच होना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसके हाथों ने हमारे जैसे व्यापक प्रशिक्षण नहीं लिया है और वह शायद सैन्य अभियानों के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने पेशेवर प्रशिक्षण नहीं लिया है,
गजेंद्र गुप्ता ने जवाब दिया। सुमित मित्रा ने सिर हिलाया। तो ऐसा लगता है कि श्रीदेव की खुफिया जानकारी गलत थी। मेरे वाहन में सवार यात्री साधारण युवा लगते हैं। वे सिर्फ किंग ऑफ ग्लोरी, गेम और भोजन के बारे में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि जगत मेहरा नाम का गंजा आदमी एक अद्भुत शेफ है, गेमिंग में अच्छा है और मुख्य रूप से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ठीक है, बस ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करें और बहुत ज्यादा बात न करें, गजेंद्र गुप्ता ने कहा। चिंता मत करो भाई, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा, सुमित मित्रा ने वादा किया। गजेंद्र गुप्ता ने फिर अपनी आंखें मूंद ली, जैसे कि सूरज बहुत उज्जवल था, सुंदर क्षेत्र के अंदर पहाड़ों को देख रहा था। गजेंद्र गुप्ता ने सुमित मित्रा को जगत मेहरा और उसके दोस्तों को ड्राइव करने के लिए लाए थे। यह सब मोहन रेड्डी के घर पर उनके अनुभव से संबंधित था। कई साल पहले गजेंद्र गुप्ता और उनके कई परिचित अमीरों के लिए पेशेवर अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। पिछले साल उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचना शुरू किया, जिसके लिए धन की आवश्यकता थी। उनके पिछले कई ग्राहकों ने पैसा निवेश करने की पेशकश की थी और मोहन रेड्डी उनमें से एक थे। मोहन रेड्डी ने न केवल बहुत सारा पैसा निवेश किया, बल्कि अपनी कंपनी को कई व्यवसायों से भी परिचित कराया, उन्हें अपने नेटवर्क का विस्तार करने में मदद की। अगर मोहन रेड्डी का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं होता तो उनकी कंपनी को इतना सहज विकास नहीं मिलता। ऐसे में मोहन रेड्डी को अपना हितैषी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे ही चंद्र नव वर्ष नजदीक आया, गजेंद्र गुप्ता मोहन रेड्डी के घर गए। सुमित मित्र और मोहन रेड्डी के लिए उपहार लेकर आए ताकि उन्हें नए साल की शुरुआत की बधाई दी जा सके। उन्होंने कंपनी की सफलता के बारे में मोहन रेड्डी को भी बताया। मोहन रेड्डी एक ग्रामीण शहर के धनी के रूप में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पूरे हरदेव प्रांत में दूरगामी संबंध थे, विशेष रूप से उद्यनगर शहर के व्यापारियों और राजनेताओं के बीच। रात के खाने में मोहन रेड्डी ने चश्मे के साथ एक मोटे व्यापारी को आमंत्रित किया। गजेंद्र गुप्ता की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के बाद व्यवसायी ने सावधानी से पूछा कि क्या अधिकारियों ने गुप्त रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों को विकसित किया है, जिन्होंने बाद में नागरिकों के बीच गुप्त रूप से काम किया। गजेंद्र गुप्ता ने पहले इस तरह के सिद्धांत नहीं सुने थे, जो आमतौर पर टैब्लॉइड साहित्य या ऑनलाइन उपन्यासों में पाए जाते हैं। हालांकि समझाते समय उन्हें पता चला कि मोटे व्यवसायी शेर सिंह ने जिज्ञासा के कारण यह सवाल नहीं पूछा था। उनका विश्वास उपन्यासों या संबंधित कार्यों से नहीं, बल्कि एक निश्चित वास्तविक दुनिया के लक्ष्य से लिया गया था। उनका पहला विचार यह था कि लियू को एक धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा था। श्रीदेव, एक ही व्यक्ति, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, सीमित क्षमताएं होती हैं। एक पेंच की तरह यह सैन्य उपकरणों में एक हथियार का एक हिस्सा बनता है। यह विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है, लेकिन यदि आप इसे व्यक्तिगत रूप से चुनते हैं तो इसका कार्य और प्रभाव न्यूनतम है, खासकर आधुनिक समाज में। चाहे वह हमारा देश हो या अन्य राष्ट्र, वास्तव में कुछ विभाग हैं जो आम लोगों के लिए अज्ञात हैं, लेकिन वे एक कार्य प्रणाली का गठन करते हैं और एक या दो अभिजात वर्ग से नहीं बने हैं। एक तीर की नोक नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन यह अपने आप में बेकार है, गजेंद्र गुप्ता ने अपनी समझ के अनुसार समझाया। तो यदि वे आधिकारिक संगठन छोड़ देते हैं तो उनकी क्षमताएं काफी कम होंगी, लियू ने पूछा। वे उत्कृष्ट शिकंजा, परिष्कृत तीर हैं। यदि वे अपना प्रारंभिक संगठन छोड़ देते हैं और एक नए संगठन में शामिल हो जाते हैं, तब भी वे बहुत प्रभावी हो सकते हैं। मेरे कुछ साथियों को उनकी सैन्य सेवा के बाद उपयुक्त काम नहीं मिला। वे अपने पेशेवर कौशल का उपयोग करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्हें एक नया पेशा सीखना पड़ा। कुछ साथियों को उपयुक्त नौकरियां मिलीं, जो हर साल 7 अंकीय वेतन कमाते थे। मैं समझता हूं, तो आपका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अकेले काम नहीं करेगा, उनके पीछे एक संगठन होना चाहिए। यदि उस व्यक्ति को आधिकारिक समर्थन प्राप्त है, तो उनका समर्थन एक आधिकारिक संगठन से आता है, श्रीदेव ने प्रतिबिंबित रूप से सिर हिलाते हुए कहा। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों का हमसे कोई संबंध नहीं होगा, गजेंद्र गुप्ता ने कुछ असहाय होकर कहा। वह लगभग कह रहे थे कि अगर आधिकारिक पक्ष आपके या हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, तो उन्हें किसी गुप्त संगठन या निजी तौर पर प्रशिक्षित मजबूत लोगों की आवश्यकता नहीं है। मिस्टर देव, क्या आपको धमकी दी जा रही है?
यदि आप इस स्थिति में पुलिस को कॉल करने में असहज महसूस कर रहे हैं, तो आप वास्तव में हमारी कंपनी से इसे संभालने के लिए कह सकते हैं। हम ग्राहक के हितों को प्राथमिकता देते हुए कानूनी ढांचे के भीतर जांच करेंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे। गजेंद्र गुप्ता ने सीधे तौर पर अपना शक जताया। नहीं नहीं, मैं सिर्फ जिज्ञासा से पूछ रहा था, मुझे धमकी नहीं दी जा रही है, श्रीदेव ने बार बार इनकार किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गजेंद्र गुप्ता ने स्थिति को कैसे पेश किया या 101 इंच दिया, श्रीदेव ने यह खुलासा नहीं किया कि उनके अंदर यह संज्ञान किसने पैदा की थी। उनके लिए इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी मोहन रेड्डी का रवैया। ऐसा लग रहा था कि श्रीदेव के परामर्श को मोहन रेड्डी द्वारा उकसाया गया था, जो इस मुद्दे के बारे में बहुत उत्सुक थे। गजेंद्र गुप्ता के विचार में मोहन रेड्डी जैसे व्यापारी जिनके व्यापक संपर्क हैं, आमतौर पर इस तरह के अवास्तविक विचार नहीं रखते हैं। उनके बार बार कहने पर मोहन रेड्डी और श्रीदेव ने आखिरकार सच्चाई का खुलासा कर दिया। यह एक बॉस था जो उन दोनों की तुलना में अधिक मजबूत और मुखर था, जिसने उस व्यक्ति के लिए असामान्य श्रद्धा दिखाई जो वह सड़क पर भाग गया था। उन्होंने एक संघर्ष के दौरान असामान्य रूप से डरपोक व्यवहार किया और बाद में उनके व्यवहार में नाटकीय परिवर्तन हुआ। श्रीदेव ने अपने चैनलों के माध्यम से जांच और सत्यापन किया और पाया कि व्यक्ति की आधिकारिक पृष्ठभूमि हो सकती है, जिसकी उत्पत्ति गहन और अथाह हो सकती है। हालांकि वे जो जानकारी और इतिहास पा सकते थे वह बहुत सामान्य थे और कुछ भी नहीं पता चला। इससे गजेंद्र गुप्ता उत्सुक हो गए, इसलिए उन्होंने उन्हें मुफ्त में जांच करने में मदद करने की पेशकश की। लेकिन श्रीदेव ने बार बार इनकार कर दिया, घबराए हुए लग रहे थे, जैसे कि उन्हें डर था कि उनकी जांच दूसरे पक्ष को नाराज कर देगी और भयानक परिणाम लाएगी। गजेंद्र गुप्ता ने बार बार अपनी व्यावसायिकता पर जोर दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि किसी को पता नहीं चलेगा, और मोहन रेड्डी के साथ उनका समर्थन करने के बाद श्रीदेव अंततः सहमत हो गए, जिसके कारण वह आज सुमित मित्रा के साथ जगत मेहरा चला रहा था। पूरे रास्ते में उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा, न ही वह विश्वास करता था कि सहचालक की सीट पर बैठे गंजे आदमी ने उसके समान पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया था या अधिकारियों के लिए काम किया था। जहां तक कार में सवार अन्य लोगों की बात है, जगत मेहरा के 10 दोस्त राठौड़ उपनाम की एक लंबी लड़की को छोड़कर उन्हें दूसरों के बारे में कुछ भी अजीब नहीं मिला। यहां तक कि राठौर उपनाम वाली लड़की के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा था कि वह उस तरह की व्यक्ति थी जिसका वर्णन श्रीदेव ने किया था। आमतौर पर आगे की टिप्पणी के बिना वह यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम होगा कि श्रीदेव के साथ रहने वाले बॉस की असामान्य प्रतिक्रिया अन्य कारणों से हुई थी, न कि जगत मेहरा की आधिकारिक पृष्ठभूमि होने या एक मजबूत आदमी होने के बारे में जानकारी अविश्वसनीय थी। फिर भी गजेंद्र गुप्ता के पास एक अकथनीय अंतर्ज्ञान था, जिससे उन्हें जगत मेहरा के प्रति एक अकथनीय भय महसूस हुआ। इस डर ने उसे अनिश्चित महसूस कराया, क्योंकि उसे इसके अस्तित्व पर भी संदेह था। आखिरकार सभी वस्तुनिष्ठ टिप्पणियों से जगत मेहरा को उसके लिए खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने अंतर्ज्ञान पर गहरा भरोसा था, क्योंकि हालांकि यह जितनी बार दिखाई देता था वह दुर्लभ था, लेकिन इसने एक से अधिक बार उनकी जान बचाई थी। इसलिए गजेंद्र गुप्ता ने कंपनी को वापस कॉल किया, जगत मेहरा की जांच करने की कोशिश करने के लिए अपने स्वयं के चैनलों का उपयोग किया, यह देखने के लिए कि क्या ऐसी जानकारी है जो शेर सिंह को नहीं मिली। अगर ऐसा होता तो उसे विशिष्ट जानकारी और इतिहास को खंगालने की जरूरत नहीं होती, उसे बस यह जानने की जरूरत होती थी कि क्या यह मौजूद है, और फिर वह समझ सकता था कि जगत मेहरा के साथ कोई समस्या है या नहीं। दोपहर में जगत मेहरा का फोन आने के बाद कि वे दोपहर के भोजन के लिए पहाड़ से नीचे जा रहे हैं, गजेंद्र गुप्ता ने अचानक भीड़ के बीच एक परिचित व्यक्ति को सुंदर क्षेत्र से बाहर जाते हुए देखा। औसत कदकाठी, ऊबड़-खाबड़ दिखने और छोटी दाढ़ी वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर, जो अभी अभी सुंदर क्षेत्र के प्रवेश द्वार से बाहर निकला था, गजेंद्र गुप्ता ने सोचा, वह यहां क्या कर रहा था? निर्भय नाम का यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहले गजेंद्र गुप्ता के समान यूनिट में था और उसे हथियारों में कॉमरेड माना जा सकता था। गजेंद्र गुप्ता ने जब अपनी खुद की सुरक्षा कंपनी शुरू की, तो स्वाभाविक रूप से वह अपने पुराने साथियों के संपर्क में रहे। वह अपने व्यावसायिक कौशल और तकनीकी विशेषज्ञता के बारे में काफी स्पष्ट थे, और यह निर्भय उन पहले लोगों में से एक था जिनसे उन्होंने संपर्क किया था।
क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे, निर्भय के पास छोटी टीमों में व्यापक नेतृत्व और कमांड का अनुभव था। उनके काम की लाइन में शारीरिक फिटनेस या लड़ाकू क्षमताओं की अत्यधिक मांग नहीं थी। समय बीतने और बढ़ती उम्र के साथ वे युवा पीढ़ी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। इसके बजाय अनुभव और अन्य पेशेवर क्षमताएं वास्तविक अमूल्य खजाने थीं, ऐसी चीजें जिन्हें कोई भी पैसा या समय नहीं खरीद सकता है। हालांकि निर्भय ने न केवल उस समय उन्हें ठुकरा दिया, बल्कि उन्होंने वास्तव में उन्हें भर्ती करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि एक बड़ा निगम बहुत उदार वेतन के साथ काम पर रख रहा था, संभवतः सालाना 7 अंकों तक पहुंच रहा था, साथ ही सबसे अच्छा बीमा और लाभ भी था। दरअसल जिस कमरेड को 7 अंकों की वार्षिक आय के साथ उपयुक्त नौकरी मिली, जिसका जिक्र उन्होंने कल रात राष्ट्रपति रेड्डी और लियू से किया था, वह निर्भय का जिक्र कर रहा था। ईमानदारी से कहूं तो वह उस समय काफी दिलचस्पी ले रहे थे और उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन निर्भय ने उल्लेख किया कि अगर उन्हें अधिक विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है तो एक विशेषज्ञ को उनके साथ इस पर चर्चा करने की आवश्यकता होगी और वह गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य महसूस करेंगे। इस पर विचार करने के बाद गजेंद्र गुप्ता ने अपने उद्यमशीलता के रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया। सबसे पहले क्योंकि उन्होंने अपने कुछ पुराने साथियों को पहले ही इकट्ठा कर लिया था और फंडिंग लगभग तैयार थी, वह सब कुछ नहीं छोड़ सकता था। दूसरे, निर्भय ने जो वर्णन किया है उसके अनुसार यह निगम उन्हें जिन कार्यों में व्यस्त रखेगा वे आसान नहीं होंगे। बड़ा पैसा निश्चित रूप से बिना पसीने के नहीं कमाया जाता है। इसमें जरूरी नहीं कि अवैध गतिविधियां शामिल हों, लेकिन वह या तो यात्रा में लंबा समय बिता रहा होगा या 24 घंटे की स्टैंड बाय ड्यूटी पर हो सकता है। जटिल गोपनीयता समझौतों के साथ यह संभवतः उनके पिछले कार्यों के समान होगा। वह कोई युवा नहीं हो रहा है और वह अभी भी कुछ हद तक सामान्य जीवन की उम्मीद करता है। अपने पूर्व साथी को देखकर गजेंद्र गुप्ता ने उसे नहीं बुलाया। उन्होंने देखा कि निर्भय के साथ 5 अन्य लोग थे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष। ऐसा लग रहा था कि वे वर्तमान में काम कर रहे थे। दर्शनीय क्षेत्र से बाहर निकलते हुए निर्भय ने अभी भी उत्कृष्ट अवलोकन की आदतें बनाए रखीं और जल्द ही पार्किंग में GL8 पर झुकते हुए हट्टे-कट्टे आदमी को देखा। उसने अपनी टकटकी को रुकने नहीं दिया। उन्होंने अभिवादन के रूप में बस एक विवेकपूर्ण सिर हिलाया। इसी तरह गजेंद्र गुप्ता ने थोड़ा सिर हिलाकर जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में कार्य मोड में था। गजेंद्र गुप्ता निर्भय की नौकरी के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सके। उनके साथ आने वाले लोगों से, उनकी पोशाक, शैली, उनके द्वारा ले जाने वाली चीजों और उनके समूह की गतिशीलता के संदर्भ में वे अमीर लोगों की तरह नहीं दिखते थे जो इत्मीनान से पहाड़ की यात्रा पर जा रहे थे। अगर यह पर्यटन के लिए नहीं है तो वे वुशु पर्वत पर क्यों आएंगे? निर्भय की स्थिति से जब वह चल रहा था और अन्य लोगों की स्थिति से यह स्पष्ट था कि दोनों महिलाएं सर्वोच्च पदों पर थीं या समूह में सबसे महत्वपूर्ण थीं। उनके हाव भाव इस समय काफी गंभीर थे और वे धीमी आवाज वाली चर्चा में थे, जैसे कि किसी समस्या का सामना कर रहे हों। हालांकि गजेंद्र गुप्ता जितना उत्सुक था, वह जानता था कि अपने स्वयं के हितों को शामिल किए बिना अगर वह लापरवाही से जांच करता है तो यह निर्भय को उकसाने और उसके काम में हस्तक्षेप करने के समान होगा। आधे मिनट बाद जगत मेहरा और उसके समूह को देखकर, जो दर्शनीय क्षेत्र से पीछे चल रहे थे, गजेंद्र गुप्ता के दिमाग में अचानक एक विचार कौंध गया। क्या जगत मेहरा के आज के वुशु माउंटेन जाने का निर्भय के ग्रुप से कोई लेना देना है? लेकिन उन्होंने उस विचार को जल्दी से खारिज कर दिया। यह ऐसा संयोग नहीं हो सकता। बेशक वह नहीं जानता था कि जब वह और निर्भय गैर मौखिक रूप से दूर से एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे तो जगत मेहरा, जो निर्भय के समूह से कुछ ही दूरी पर दर्शनीय क्षेत्र से बाहर निकल रहे थे, पहले से ही उनके आदान प्रदान को पकड़ चुके थे और उन्हें एक पल में एक साथ जोड़ दिया था। जगत मेहरा को नहीं लगता था कि गजेंद्र गुप्ता डिवाइन टेक्नोलॉजी से हैं, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि डिवाइन टेक्नोलॉजी के व्यक्ति जिसने गजेंद्र गुप्ता के सिर हिलाने का जवाब दिया, ने गजेंद्र गुप्ता को देखकर आश्चर्य या आश्चर्य का एक क्षण व्यक्त किया। इसके अलावा गजेंद्र गुप्ता और सुमित मित्रा के बीच दर्शनीय क्षेत्र में प्रवेश करने के ठीक बाद हुई बातचीत के आधार पर
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे मुख्य रूप से शेर सिंह की वजह से यहाँ गाड़ी चलाने आए थे और इसका दिव्य प्रौद्योगिकी से कोई लेना देना नहीं था। जहां तक यह सवाल है कि डिवाइन टेक्नोलॉजी का वह व्यक्ति गजेंद्र गुप्ता को क्यों जानता था, यह वास्तव में समझना काफी आसान था। वे पहले भी उसी इकाई में काम कर चुके होंगे। कुछ घंटे पहले, जब वे अभी भी कार में थे और अभी तक दर्शनीय क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे, जगत मेहरा ने पहले से ही कागज के एक टुकड़े के माध्यम से महसूस किया था, जिसने मिजो के बगल में सुपर संवेदी संपर्क स्थापित किया था, यह जानते हुए कि वह और डिवाइन टेक्नोलॉजी के लोग पहले से ही वुशु माउंटेन सीनिक एरिया में थे। इसलिए जगत मेहरा को वुशु पर्वत पर मिजो, मिशिका और अन्य लोगों से मिलना आश्चर्यजनक नहीं लगा। वह इसके लिए तत्पर भी था। हालांकि उन्होंने पहले वुशु पर्वत के पास उनके उद्देश्य के बारे में अनुमान लगाया था, लेकिन यह अब तक स्पष्ट नहीं था। वे वास्तव में वुशु पर्वत पर म्यूटेंट की संभावित उपस्थिति के कारण आए थे। जगत मेहरा इस बात को लेकर भी उत्सुक थे कि वे जांच कैसे करेंगे और मिजो और डॉक्टर फैंग इसमें क्या भूमिका निभाएंगे। उत्परिवर्तित चींटी या उत्परिवर्तित बड़े पक्षी के ठिकाने की तुलना में वह ऐसे मामलों में डिवाइन टेक्नोलॉजी की जांच पैटर्न के बारे में अधिक चिंतित थे। जब जगत मेहरा और उनके दोस्तों ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, तो मिजो और अन्य लोग पहले से ही पहाड़ पर थे। वे 2 दिन पहले दुर्घटना स्थल पर तैनात थे। दर्शनीय क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र को सील कर दिया गया और अलग थलग कर दिया गया, जिन्होंने आम पर्यटकों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। जब पर्यटक पहाड़ पर चढ़ रहे थे, तो वे मिजो और बाकी लोगों को दूर से देख सकते थे, खुद को व्यस्त कर रहे थे। कुछ पर्यटक वहां जाना चाहते थे, लेकिन कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया। यह पूछे जाने पर कि अन्य लोग क्यों जा सकते हैं, कर्मचारियों ने जवाब दिया, वे पर्यटक नहीं हैं। जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि दर्शनीय क्षेत्र के कर्मचारियों को शायद केवल यह पता था कि वे पर्यटक नहीं थे। जहां तक वे विशेष रूप से क्या कर रहे थे, उन्हें यकीन नहीं था कि ऊपर से समन्वय करने वालों ने उन्हें सूचित किया था। दूरी के बावजूद मिजो के बैग में सुपर संवेदी संपर्क स्थापित करने वाली वस्तुएं जगत मेहरा को उनके स्थान को इंगित करने में मदद कर सकती हैं और उनकी बढ़ी हुई सुनवाई को ध्वनि की जानकारी को सटीक रूप से एकत्र करने की अनुमति दे सकती हैं। इसलिए जब जगत मेहरा रश्मि सिंह समेत अन्य लोगों के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा था, तब वह मिजो, डॉक्टर फांग की जानकारी और पार्किंग में गजेंद्र गुप्ता और सुमित मित्रा के बीच हुई बातचीत पर भी ध्यान दे रहा था। यद्यपि उनका मस्तिष्क अब एक ही समय में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संसाधित कर सकता था, यह ज्यादातर उनके उत्परिवर्तन के बाद व्यापक प्रशिक्षण के बाद बनने वाली उनकी अवचेतन प्रवृत्ति के कारण था। उदाहरण के लिए, जब वह किसी इमारत या किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसका मस्तिष्क स्वचालित रूप से विभिन्न ध्वनियों और गंधों को इकट्ठा करता है और उन्हें प्रारंभिक रूप से संसाधित करता है। उसे केवल तभी सतर्क किया जाएगा जब उसके ध्यान देने की आवश्यकता वाले विवरण हो। हालांकि 2 दूर के स्थानों से ध्वनि जानकारी एकत्र करने के लिए सचेत रूप से अपनी सुनवाई पर ध्यान केंद्रित करना, जैसा कि वह अब कर रहा था, अभी भी उसके लिए काफी मुश्किल था। नतीजतन वह चढ़ाई करते समय थोड़ा अनुपस्थित लग रहा था। जगत मेहरा, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? उनके असामान्य व्यवहार को देखते हुए रश्मि सिंह, जो उनके सामने चल रही थीं, चिंता के साथ उन्हें समर्थन देने के लिए पीछे हट गईं। इसके बाद जगत मेहरा ने पार्किंग में गजेंद्र गुप्ता और सुमित मित्रा के बीच हुई बातचीत से अपना ध्यान हटा लिया। एक तो उन्होंने बात करना बंद कर दिया था। इसके अलावा दूरी बहुत अधिक थी और दोहरे फोकस को बनाए रखते हुए उन्हें बातचीत सुनना बेहद चुनौतीपूर्ण लगा। मुझे लगता है कि यह नींद की कमी के कारण है। मुझे थोड़ी नींद आ रही है, जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए समझाया। नींद की कमी? रुको, नींद न आने के बावजूद तुम सुबह सुबह दौड़ने चले गए? जतिन, जो आगे चल रहा था, मुड़ा और अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, मुझे पता भी नहीं चला कि तुम कब चले गए। आप कल सुबह भी इतनी ठंड के मौसम में सबसे पहले दौड़ने गए थे। क्या बात है? क्या आपका बिस्तर आरामदायक नहीं है? सुरेंद्र बंसल ने हंसते हुए कहा, भाई टंडन, भाई मेहरा की काया देख लो। दृढ़ इच्छाशक्ति के बिना कुछ महीनों में इसे हासिल करने का कोई तरीका नहीं है। इससे पहले सोशल मीडिया पर काम पर जगत मेहरा की तस्वीरें देखने के बाद
सुरेंद्र बंसल जगत मेहरा की फिटनेस दिनचर्या से उनकी काया के परिवर्तन से परिचित थे। जतिन ने सिर हिलाया, आह भरते हुए। ऐसा लगता है कि इस जीवनकाल में मेरा वजन कम करने का कोई तरीका नहीं है। मैं स्नूजिंग और भोजन के लिए अपने प्यार को कम नहीं कर सकता। टिप्पणी करने से खुद को रोकने में असमर्थ, याशिका ने जवाब दिया, गंभीरता से, आप अपने आलस्य को ऐसा क्यों बनाते हैं जैसे आप जीवन का आनंद ले रहे हैं? जगत मेहरा ने रश्मि सिंह को इशारा किया कि वह ठीक है और पहाड़ के आधे रास्ते में छोटे मंडप की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं वहां थोड़ी देर आराम करूंगी। आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं और जितेंद्र देव थोड़े थके हुए हैं। आइए हम सब थोड़ी देर के लिए एक साथ आराम करें। चंचल मौलासी ने भी याशिका और विवान को पवेलियन में ले जाने का सुझाव दिया। इसलिए उनमें से सभी 11 छोटे मंडप में भर गए, इसे क्षमता तक भर दिया। हर कोई खा रहा था, पी रहा था, तस्वीरें ले रहा था और बातें कर रहा था। यह काफी जीवंत दृश्य था। इस बीच जगत मेहरा मंडप के एक कोने में बैठा था, आराम करने का नाटक कर रहा था और मिजो और डॉक्टर फैंग की बातचीत को उत्सुकता से सुन रहा था। उसने जो सुना उसके आधार पर, हालांकि मिजो और कंपनी के पास जांच के लिए कई रास्ते थे, सूचना के विभिन्न स्रोत थे और उस समय पास में लिए गए कुछ संबंधित वीडियो एकत्र किए थे। घटना के कई प्रत्यक्षदर्शी खातों के अलावा वे अभी भी जांच की विशिष्ट दिशा के बारे में स्पष्ट नहीं थे। उन्होंने जो सच्चाई उजागर की, वह जगत मेहरा को जो पता था उससे भी कम था। 18 तारीख को सुबह हुई दुर्घटना की स्थिति के बारे में उनके विश्लेषण और अनुमानों को सुनकर जगत मेहरा उनके लिए चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सके। वह उन्हें सही रास्ते पर ले जाना चाहता था ताकि उन्हें एहसास हो सके कि वे वास्तव में क्या जांच कर रहे थे। वह देखना चाहता था कि डिवाइन टेक्नोलॉजी के लोग उत्परिवर्ती प्राणियों के अस्तित्व की पुष्टि करने के बाद स्थिति को कैसे संभालेंगे, वे अपने बाद के कार्यों में कैसे आगे बढ़ेंगे, वे संसाधन कैसे जुटाएंगे। हालांकि वे अंततः जांच के सही रास्ते पर आ सकते हैं, केवल अधिक समय ले सकते हैं। जगत मेहरा एकतानगर टाउन में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सके। जैसा कि उन्होंने कल वापस एक उड़ान बुक कर ली थी, उन्हें उम्मीद थी कि मिजो की जांच तेजी से आगे बढ़ सकती है और आदर्श रूप से आज तक कुछ सफलताएं हासिल कर सकती हैं। हालांकि वह उनके पास नहीं जा सकता था और कह सकता था, आप 2 म्यूटेंट की जांच कर रहे हैं। एक उत्परिवर्तित चींटी हो सकती है, दूसरा एक बड़ा पक्षी हो सकता है। वे शायद एक दूसरे से लड़े, जिससे आम पर्यटक आहत हुए। वे अब वुशु पर्वत की कई चोटियों के पास नहीं हैं। आप पहाड़ों में गहराई से खोजने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब जगत मेहरा को पता चला कि डिवाइन टेक्नोलॉजी के एक शोधकर्ता ऋत्विक, जिसे उन्होंने पहले एलिस की मदद से पहचाना था, मिजो और डॉक्टर फैंग के साथ थे, तो उन्हें उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास करने का एक विचार आया। मंडप में एक खंभे के बगल में बैठे जगत मेहरा ने झपकी लेने का नाटक करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और इस तरह सुपर सेंसरी स्टेट में प्रवेश किया। मिजो के बैग में ब्लैक सर्कल ग्राफिटी के माध्यम से जगत मेहरा की धारणाएं उनके चारों ओर प्रकट हुईं। सुपर सेंसरी स्टेट में जगत मेहरा पहले से ही मिजो, डॉक्टर फैंग और अन्य लोगों के शरीर की धारणा की जानकारी से बहुत परिचित थे। यह बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि कौन सी जानकारी किसका प्रतिनिधित्व करती है। इससे पहले गुड्डू जगत मेहरा द्वारा दी गई कई भावनात्मक जलसेक वस्तुओं के नियंत्रण पर भरोसा करते थे ताकि भावनाओं की अभिव्यक्तियों का एक संग्रह विकसित किया जा सके जो भावना जलसेक का आह्वान कर सकते थे। यह भावनात्मक अभिव्यक्ति एक समान भ्रमपूर्ण प्रक्षेपण बनाते हुए लक्ष्य पर भावनात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। जगत मेहरा के परीक्षणों और प्रयासों के माध्यम से सुपर सेंसरी स्टेट में इस पद्धति का उपयोग करने से लोगों को इसी तरह भावनात्मक प्रक्षेपण भ्रम का अनुभव हो सकता है जो सपनों के समान सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। इससे जगत मेहरा को एक विचार आया। क्या वह सपनों को संपादित करने के तरीकों का उपयोग करके वास्तविकता में एक समान भ्रम पैदा कर सकता है? उनकी कटौती के अनुसार यह विधि कुछ हद तक संभव थी, खासकर जब से उन्हें अभी प्रयोग करने का अवसर मिला था। ब्लैक सर्कल ग्राफिटी उस बैग में था जिसे मिजो ले जा रहा था और ऋत्विक प्रभाव की सीमा के भीतर था। इसलिए जगत मेहरा द्वारा ऋत्विक की धारणा की जानकारी में ब्लैक सर्कल ग्राफिटी की भावना को प्रकट करने के बाद उन्होंने ऋत्विक की संवेदी जानकारी में कुछ छवियों को प्रकट करना शुरू कर दिया।
सचेत अवस्था में भ्रम पैदा करना स्वाभाविक रूप से सपनों की तुलना में कहीं अधिक कठिन था, खासकर सुपर सेंसरी स्टेट में दूरियों पर। इससे पहले जब जगत मेहरा ने डॉक्टर फैंग को प्रभावित किया और उन्हें अपनी प्रयोगशाला में कटे हुए खरगोश का मांस देखा, तो उन्होंने खरगोश की लकड़ी की नक्काशी की भावनात्मक अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया। अब हालांकि उन्हें जानबूझकर एक भ्रम को संपादित करना पड़ा। वह जो कुछ भी चाहता था उसे संपादित नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास संबंधित कोड का अभाव था। सौभाग्य से उसने पहले ऋत्विक के सपनों को महसूस किया था, इसलिए वह उन तत्वों को संपादित करने की कोशिश कर सकता था जो पहले उन सपनों में दिखाई दिए थे, साथ ही साथ उन्हें ऋत्विक की दृष्टि में प्रकट कर सकते थे। यह एक अल्पविकसित ड्राइंग एडिटर की तरह है, जिसमें कोई पेंट ब्रश नहीं है, केवल पूर्व निर्धारित पैटर्न है जिसे वह व्यवस्था कर सकता है। जगत मेहरा ने जिस पैटर्न को चुना वह था एक चींटी। यह ऋत्विक के सपने में देखा गया सबसे हड़ताली तत्व था। उन्होंने और एलिस ने ऋत्विक की सटीक पहचान की पुष्टि की जो उन्होंने अपने सपने में देखी थी। और अब चींटी उनके लिए सबसे अच्छा संकेत है। इस प्रकार जगत मेहरा के प्रभाव में ऋत्विक, जो डॉक्टर मिशिका के निर्देश के अनुसार तस्वीरें ले रहे थे, ने अचानक देखा कि एक छोटी नाखून टोपी के आकार की एक चींटी तेजी से जमीन में धंस रही है। ऋत्विक ठिठक गया। अगर यह कोई और होता जिसने इस चींटी को देखा तो यह अजीब नहीं होता। आखिरकार चींटियां सबसे आम कीड़े हैं और उन्हें पहाड़ों में देखना बहुत सामान्य है। लेकिन ऋत्विक एक विशेषज्ञ थे और उन्हें एक जुनूनी चींटी उत्साही भी कहा जा सकता था, जो कई चींटियों की विशेषताओं से अच्छी तरह परिचित थे। वह जानता था कि इस मौसम में चींटियों को बाहर नहीं देखना चाहिए। वे ज्यादातर सर्दियों के लिए अपने घोंसलों में छिपे रहते थे। इसके अलावा जिस बड़ी श्रमिक चींटी को उसने अभी देखा था, वह ठीक उसी प्रकार का था जिसे वह वर्तमान में पाल रहा था, और इस प्रकार की चींटी को हरदेव प्रांत में वितरित नहीं किया गया था। प्रबल जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह जमीन पर झुक गया, ध्यान से उस स्थान को देख रहा था जहां बड़ी श्रमिक चींटी गायब हो गई थी। एक पल के बाद वह एक उपकरण के साथ जमीन में खुदाई करने लगा। उनके अजीब व्यवहार ने जल्द ही मिशिका, मिजो और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो सवाल पूछने के लिए आए थे। लेकिन ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा, वह बस खुदाई करता रहा। एक जगह की खुदाई के बाद उन्होंने कहीं और अपनी खोज शुरू करने से पहले इसकी जांच की। कुछ दूरी पर पहाड़ पर छोटे से मंडप में जगत मेहरा पहले ही सुपर सेंसरी स्टेट छोड़ चुका था। उसने केवल ऋत्विक के लिए एक चींटी का अल्पकालिक भ्रम पैदा किया था और भ्रम का यथार्थवाद स्वयं बहुत सीमित था। सौभाग्य से यह ऋत्विक के अपने सपने से लिया गया था, अन्यथा ऋत्विक ने इसे नहीं पहचाना होगा। भले ही वांछित प्रभाव प्राप्त किया गया था। जगत मेहरा का मानना था कि ऋत्विक की चींटियों से परिचित होने के साथ वह जल्द ही पहाड़ पर चींटी कॉलोनी की अनुपस्थिति को नोटिस करेगा। इसके बाद मिजो, डॉक्टर फैंग और अन्य लोगों द्वारा अधिक लक्षित जांच और कार्रवाई शुरू होगी। जगत मेहरा, चलो थोड़ा पहले चलते हैं। आपको वास्तव में कुछ नींद लेने और अच्छी तरह से आराम करने की आवश्यकता है। जगत मेहरा को जागो देखकर उनके बगल में बैठी रश्मि सिंह ने अपनी चिंता जाहिर की। जगत मेहरा जल्दी से उछल पड़ा, अपनी बाहों को चौड़ा कर दिया और ऊर्जावान रूप से कहा, मैं ठीक हूं। मैंने बस एक छोटी सी झपकी ली। अब मैं एक जीवंत अजगर में वापस बदल गया हूं। चलो पहाड़ पर चढ़ते हैं। बोलते ही वह सबसे पहले पहाड़ पर चढ़ने लगा। उसे इस तरह देखकर रश्मि सिंह, मेघा और अन्य लोग भी अपनी चिंताओं को एक तरफ रखकर पहाड़ी रास्ते पर लौट आए। आगे कुछ कदम चलने के बाद जगत मेहरा को लगा कि उसका फोन उसकी जेब में वाइब्रेट हो रहा है। उसने इसे बाहर निकाला और जिया राठौर का एक व्हाट्सएप संदेश देखा, क्या आप उन 2 ड्राइवरों के बारे में चिंतित हैं? जगत मेहरा रुक गया, जिया राठौर की ओर देख रहा था जो अपने फोन के साथ समूह के बीच में चल रही थी। वह थोड़ा हैरान था। क्या बूढ़े सिन्हा ने भी गजेंद्र गुप्ता और सुमित मित्रा के साथ समस्याएं देखी थीं? गुप्ता और मित्रा के प्रदर्शन में कोई खामी नहीं थी। बूढ़े सिन्हा के पास धारणा की जानकारी के उतने चैनल नहीं थे जितने उनके पास थे। उन्हें क्या समस्याएं हैं? जगत मेहरा ने तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से जवाब दिया।
थोड़ी देर बाद जिया राठौर ने जवाब दिया, हालांकि उनके ड्राइविंग कौशल बहुत कुशल हैं, वे पेशेवर ड्राइवरों की तरह नहीं लगते हैं। आप गजेंद्र गुप्ता से बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं और आपकी प्रतिक्रिया बहुत जानबूझकर की गई है। आप उसे बाहर निकाल रहे हैं। जगत मेहरा को तब एहसास हुआ कि बूढ़े सिन्हा को देखकर वह अपने निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। चिंता मत करो, उनका मतलब कोई नुकसान नहीं है। मैं बस अन्य चीजों के बारे में सोच रहा हूं, जगत मेहरा ने तुरंत जवाब दिया। बूढ़े सिन्हा ने ओके इमोजी भेजा। पहाड़ से नीचे जाते समय जगत मेहरा जानबूझकर मिजो, डॉक्टर फैंग और अन्य लोगों के साथ रहना नहीं चाहता था। यह केवल एक संयोग था। हालांकि मिजो और बाकी लोग आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने जगत मेहरा और उनके पीछे के अन्य लोगों पर ध्यान नहीं दिया। जगत मेहरा ने जो जानकारी सुनी उसके अनुसार वे अभी भी चींटी की स्थिति की पुष्टि कर रहे थे। अचानक उन्हें खबर मिली कि बड़े पक्षी के निशान कहीं और पाए गए हैं, इसलिए उन्हें तुरंत भागने की जरूरत है। अपने दोस्तों के साथ कार में लौटने के बाद जगत मेहरा ने अपने दिमाग में एक नक्शा बनाया जो बड़े पक्षी के संभावित आंदोलन प्रक्षेपवक्र को निर्धारित करने की कोशिश कर रहा था। मैं अनंत प्रवाह के बारे में एक मजेदार प्रकाश उपन्यास की अनुशंसा करता हूं जिसका शीर्षक है What is it like being someone AJ Giant? यह बहुत दिलचस्प है। हालांकि उनकी जांच टीम में केवल 6 लोग थे, लेकिन वास्तव में उनके पास कई संसाधन थे जिन्हें वे पर्दे के पीछे बुला सकते थे और कई लोगों ने अपना समर्थन प्रदान किया। बड़े पक्षी के बारे में खबर नवीन ने प्राप्त की थी, जो रसद और सूचना सहायता के लिए जिम्मेदार थे, अपने सहयोगी से। यह खबर वास्तव में इंटरनेट से प्राप्त की गई थी। उस दिन की शुरुआत में वुशु पर्वत दर्शनीय क्षेत्र के आसपास के एक पर्यटक ने पास के जंगल में एक बड़े पक्षी की तस्वीर खींची और इसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया। डिवाइन टेक्नोलॉजी के सीक्रेट डिपार्टमेंट के सूचना संग्रह तंत्र ने फोटो के स्थान, समय और सामग्री का विश्लेषण करने के बाद इसे नवीन और उनकी टीम को भेजा। तस्वीर बल्कि धुंधली थी, केवल एक बड़े पक्षी की धुंधली छवि को कैप्चर कर रही थी जो एक पहाड़ पर उड़ने वाला था। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक विस्तृत पाठ्य विवरण था जो समझने में सहायता कर सकता था। केवल फोटो को देखकर ही किसी भी चौंकाने वाले या असामान्य पहलू को समझना असंभव था। आखिरकार पक्षी बहुत दूर था और इसके दृश्य प्रभाव की पूरी तरह से सराहना नहीं की जा सकती थी। लेकिन जब मिशिका, नवीन और अन्य लोगों ने छवि देखी तो उन्होंने जल्दी से संदर्भ वस्तुओं के माध्यम से निर्धारित किया कि फोटो में बड़े पक्षी के पंखों का फैलाव 3 मीटर से अधिक था, जो वास्तव में बहुत बड़ा था। पहली नजर में 3 मीटर से अधिक के पंखों का फैलाव ज्यादा नहीं लग सकता है। आखिरकार आंसेरिफॉर्म्स और फाल्कोनिफॉर्म्स के बीच कई पक्षियों के पंखों के फैलाव 2 मीटर के करीब होते हैं और स्फेनिसिफॉर्म्स और अल्बाट्रोस परिवारों के बीच कुछ पक्षी नियमित रूप से 3 मीटर के पंखों से अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए, भटकते अल्बाट्रोस के पंखों का औसत फैलाव 3 मीटर से अधिक होता है और सबसे बड़ा 3.7 मीटर तक पहुंच सकता है। लेकिन यह तटीय क्षेत्र नहीं है। आमतौर पर वुशु पर्वत के आसपास घोंसला बनाने और प्रजनन करने वाले पक्षियों के शरीर का आकार इतना बड़ा नहीं होगा। चूंकि मिस्टर बिष्ट ने इस मामले की जांच के लिए अस्थायी रूप से इस टीम का गठन किया था, इसलिए यह बड़ा पक्षी स्वाभाविक रूप से जांच की आवश्यकता वाला सबसे विशिष्ट लक्ष्य था। उस स्थान के रास्ते में जहां पर्यटक ने बड़े पक्षी को गोली मार दी, मिजो ने ऋत्विक से प्रशंसा करते हुए कहा, मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं कि आपने चींटी की स्थिति पर ध्यान दिया। यह वास्तव में प्रभावशाली है, कम से कम उसने खुद कभी इस पर विचार नहीं किया होगा। ऋत्विक ने कुछ शर्माते हुए कहा, मैं खुद चींटियों को पालता हूं, इसलिए मैं कहीं भी जाता हूं, मैं उस जगह की चींटियों पर विशेष ध्यान देता हूं। सामान्य परिस्थितियों में उसने वुशु पर्वत पर चींटियों पर भी ध्यान नहीं दिया होगा। आखिरकार यह सर्दी थी और चींटियां शायद ही कभी बाहर घूमती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक बड़ी कार्यकर्ता चींटी को देखा, एक प्रजाति जिसे वह रख रहा था, कि उसने इसे संदिग्ध समझा और इसकी तह तक जाने का फैसला किया। लेकिन अब इसके बारे में सोचकर वह सोचने लगा, वह चींटी जिसे उसने देखा था, वह कहाँ गई? उसे यह भी संदेह होने लगा कि क्या उसने वास्तव में उस चींटी को देखा है। अन्यथा
उसे यह देखते हुए पता लगाने में सक्षम होना चाहिए था कि यह उस समय कहाँ था। इस वजह से उसने मिशिका, मिजो और अन्य लोगों को बड़ी श्रमिक चींटी को देखने के बारे में नहीं बताया। वुशु पर्वत की पारिस्थितिक स्थितियां बदल सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप चींटियों की कॉलोनियों का प्रवास हो सकता है। लेकिन हमने अभी क्षेत्र के केवल एक छोटे से हिस्से की जांच की है, इसलिए हम निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमें अधिक व्यापक जांच के लिए वापस आने की आवश्यकता होगी। इस बड़े पक्षी के उद्भव की संभावना वुशु पर्वत पर पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण होने की संभावना है, संभवतः कुछ उत्परिवर्तन को ट्रिगर कर रहा है, जिसके कारण इसका बड़ा आकार हो गया है। मिशिका ने सोचा और कहा। मिजो ने सुझाव देने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें पहले उस बड़े पक्षी को ढूंढना चाहिए। एक जीवित नमूना होने से हमारी चल रही जांच को लाभ होगा। डिवाइन टेक्नोलॉजी के गुप्त विभाग में शामिल होने के बाद उसे जल्दी से पता चला कि विभाग के अधिकांश लोगों को खून खाने वाले जीवों के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। मिशिका, ऋत्विक और अन्य जैसे अल्पसंख्यक केवल यह जानते थे कि वे कुछ स्पष्ट रूप से असामान्य घटनाओं या प्राणियों की जांच और शोध कर रहे थे। उदाहरण के लिए, भले ही मिशिका, ऋत्विक, निर्भय और अन्य लोगों के लिए यह पहली क्षेत्र जांच नहीं थी, फिर भी उनकी विचार प्रक्रियाएं काफी रूढ़िवादी थीं, जो दृष्टिकोणों, दिशाओं और संभावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार करती थीं। उसके विपरीत, जिसने तुरंत मान लिया कि नवीन की बड़ी पक्षी और छोटी पक्षी कहानियों में जीव खून खाने वाले जीव थे। उसने सोचा, अगर पर्यटक को चट्टान से गिरने का कारण बनने वाला प्राणी खून खाने वाला प्राणी नहीं होता, तो मिस्टर बिष्ट ने उसे नहीं मिलता, जो विकासनगर शहर में पढ़ रहा था। उसे जल्दबाजी में यहां फिर से नियुक्त नहीं किया जाता, नहीं वह गौतम शहर के डॉक्टर फैंग को टीम का नेतृत्व करने के लिए कहता। उसकी बातें सुनकर मिशिका ने देखा और सोच समझकर पूछा, क्या मिस्टर बिष्ट ने आपके आने से पहले आपको कुछ बताया था? छोटे बालों वाली यह लड़की मिस्टर बिष्ट की जानी मानी विश्वासपात्र है। मिशिका ने उनकी पिछली बातचीत से अनुमान लगाया कि इस लड़की को बहुत सारी जानकारी पता होनी चाहिए जो वह नहीं जानती। कम से कम जिस मामले की वे जांच कर रहे थे, उसके बारे में उसे गहरी या व्यापक समझ होनी चाहिए। शायद यह कुछ ऐसा था जो मिस्टर बिष्ट ने उसे बताया था। जरूरी नहीं। मैंने अभी अपने कुछ सुझाव दिए हैं, अंतिम निर्णय आप पर निर्भर है, मिजो ने कहा। वह नहीं जानती थी कि मिस्टर बिष्ट मिशिका जैसे मुख्य शोधकर्ताओं और जांचकर्ताओं को खून खाने वाले जीवों के बारे में स्थिति क्यों नहीं बताएगा, या उन्हें यह नहीं बताएगा कि वे वास्तव में क्या जांच और ट्रैकिंग कर रहे थे। लेकिन वह जानती थी कि मिस्टर बिष्ट के पास इसके लिए अपने कारण थे। शायद डॉक्टर फैंग और शोध कर्मचारी अपने विविध दृष्टिकोणों के साथ रक्त खाने वाले जीवों के उत्परिवर्तन के कारण जैसी अधिक जानकारी को उजागर कर सकते हैं। इसलिए उसने अपने विचारों को सीधे तौर पर नहीं व्यक्त करने का फैसला किया। मिशिका ने एक पल के लिए सोचा और कहा, तो फिर कोई योजना बनाने से पहले हम उस जगह की जांच करते हैं जहां विशाल रैप्टर दिखाई दिया था। चाहे वह उद्यनगर शहर के रास्ते में हो, कल रात विला में, या आज वुशु पर्वत दर्शनीय क्षेत्र में। विशाल रैप्टर, अजीब छोटे पक्षियों और चींटियों पर चर्चा करते समय, खरगोश की लकड़ी की नक्काशी से संबंधित छवियां, किनलिंग निर्जन क्षेत्र में गुफा और प्रयोगशाला संख्या 9 इंच में होने वाली विसंगतियों पर चर्चा करते समय कभी कभी मिशिका के दिमाग में आती थीं। जिस तरह मिजो ने महसूस किया कि मिस्टर बिष्ट ने उसे वुशु पर्वत का दौरा करने के लिए जांच दल में शामिल किया था क्योंकि वहां खून खाने वाले जीव हो सकते हैं, मिशिका का यह भी मानना था कि एक कारण था कि मिस्टर बिष्ट ने इस जांच टीम का नेतृत्व किया था। यहाँ की घटनाएं खरगोश की लकड़ी की नक्काशी और किनलिंग निर्जन क्षेत्र के जीवों से संबंधित हो सकती हैं। डॉक्टर फैंग, अगर हम बड़ी पक्षी ढूंढने जा रहे हैं, तो क्या हमें ड्रोन टीम के लिए आवेदन करना चाहिए? निर्भय ने पूछा। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, डॉक्टर फैंग ने उत्तर दिया। सामान्य परिस्थितियों में जिन कर्मियों और उपकरणों का उपयोग उन्होंने पिछली बार किनलिंग निर्जन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किया था, वे मानक हैं। यह औपचारिक जांच दल के लिए उचित विन्यास था, और उनमें से 6 को पूर्व अध्ययन सूचना संग्राहक और पुष्टिकर्ता माना जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि ऐसी भूमिकाओं के लिए उनकी स्थिति ऊंची है। यदि वे एक औपचारिक जांच दल होते,
तो उनके समग्र उपकरण और तकनीकी सहायता बहुत आकस्मिक होती। ऐसा लगा जैसे इस टीम को मिस्टर बिस्ट ने एक साथ रखा हो। पूरे दिन जगत मेहरा और उनके दोस्त दर्शनीय क्षेत्र में खेल रहे थे, विभिन्न प्रसिद्ध स्थलों का दौरा कर रहे थे। दोपहर के भोजन की व्यवस्था मेघा ने की थी, जो उन्हें सुंदर क्षेत्र से पास के एक गांव तक 30 मिनट तक ले गई। दोपहर 5 बजे के बाद भी वे एकता नगर शहर लौट आए। बूढ़े गुप्ता, भाई अर्जुन आपको 1 महीने में कितना भुगतान करते हैं? जब मैं एकता नगर टाउन में एक व्यवसाय का प्रबंधन करता हूं तो आप मेरे ड्राइवर के रूप में क्यों नहीं आते? जगत मेहरा ने गजेंद्र गुप्ता और सुमित मित्रा को अलविदा कहने से पहले मजाक में पूछा। हालांकि ये दोनों अन्य कार्यों को करते समय ड्राइवरों की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन वे वास्तव में सक्षम ड्राइवर थे। कम से कम वे लगातार गाड़ी चलाते थे और शायद ही कभी तेजी से ब्रेक लगाते थे या अचानक तेज होते थे। उन्होंने सड़क पर अच्छी तरह से अनुमान लगाया, जिससे उनके यात्री काफी आरामदायक हो गए। साथ ही कार्यों को संभालते समय उनके शब्द और कार्य विचारशील और उचित थे। उन्होंने कहा, मुझे खेद है मिस्टर जगता, राष्ट्रपति रेड्डी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और अब मैं उनके साथ सहयोग कर रहा हूं। यदि आप भविष्य में प्रांत में व्यवसाय विकसित करने के लिए लौटते हैं तो शायद हमारे पास सहयोग करने के अन्य अवसर हो सकते हैं। अलग होने से पहले गजेंद्र गुप्ता ने अपनी वास्तविक परिस्थितियों को बताने के लिए एक चतुराई से भी इस्तेमाल किया, ताकि जगत मेहरा को पता चलने पर कि वह मोहन रेड्डी का किराए का ड्राइवर नहीं था, जब वे फिर से मिले तो किसी भी संदेह या नाराजगी से बचा जा सके। एकता नगर टाउन में आज उनका आखिरी दिन था। अपने पहले दिन की तरह ही डिनर जगत मेहरा और मेघा ने तैयार किया था। यह अभी भी मेघजारा रेस्तरां में आयोजित किया गया था। उन्हें जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी, वे सुबह पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए थे जिसकी उन्होंने व्यवस्था की थी। जरूरत पड़ने पर उन्हें बस लाना पड़ता था। सुबह बूढ़े सिन्हा के साथ बातचीत करते समय उन्हें कुछ अंतर्दृष्टि मिली, जिसके कारण जगत मेहरा ने अपने रात के खाने में कुछ बदलाव किए। हर किसी के स्वाद को ध्यान में रखते हुए भोजन तैयार करने के बजाय जगत मेहरा ने जिया राठौड़ के स्वाद को ध्यान में रखते हुए हर व्यंजन को डिजाइन करने का फैसला किया। इस समायोजन पर दूसरों द्वारा ध्यान दिए जाने की संभावना नहीं थी। यहां तक कि मेघा, जो एक शेफ के रूप में रसोई में जगत मेहरा के आदेशों का पालन कर रही थीं, ने बस यह सोचा कि आज रात एक अलग स्वाद परोसने वाले जगत मेहरा ने खाना पकाने के विभिन्न तरीकों और शैलियों के परीक्षण का संकेत दिया। आखिरकार आज रात के खाने की सामग्री 17 तारीख को उनके भोजन से बहुत अलग थी, जब वे अभी-अभी एकता नगर टाउन पहुंचे थे। खरगोश के मांस का एक भी व्यंजन नहीं था। यहां तक कि कविता बंसल और रश्मि सिंह, जो जिया राठौर को अच्छी तरह से जानती थीं, को केवल एक कुबड़ था कि क्रिस्पी पिग एल्बो ओल्ड सिन्हा के लिए बनाया गया था। जब उन्होंने देखा कि व्यंजनों की सरणी परोसी जा रही है, जबकि सभी व्यंजन पुराने सिन्हा के स्वाद के अनुसार थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे दूसरों के लिए स्वादिष्ट नहीं होंगे। कुल मिलाकर व्यंजन अभी भी पाक व्यंजन थे और कुछ को यह पहली रात के भोजन से भी अधिक स्वादिष्ट लगा। शायद केवल एक ही जो नोटिस कर सकता है वह खुद जिया राठौर थी। पूरे डिनर के दौरान जगत मेहरा का ध्यान जिया राठौड़ पर टिका रहा। हालांकि ब्लैक सर्कल भित्तिचित्र और सुलेख में लिखे गए गीत होटल के कमरे में उसके बैग में बंद थे। 2 भावनात्मक रूप से प्रभावित वस्तुओं के माध्यम से वास्तविक समय की सनसनी के लिए दुर्गम थे। जगत मेहरा अभी भी जिया राठौर को करीब से देखकर उसके भावनात्मक परिवर्तनों का अनुमान लगा सकते थे। उसके हर काटने के साथ जिया राठौर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जगत मेहरा को पूरा विश्वास था कि उनमें एक उल्लेखनीय भावनात्मक परिवर्तन है, चाहे वह खुशी हो या संतुष्टि या कोई अन्य भावना। सच तो यह था कि उन्होंने पिछले कई भोजन अनुभवों के दौरान पुराने सिन्हा में इन सूक्ष्म भावनात्मक परिवर्तनों को देखा था, लेकिन उस समय उन्हें यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि कविता बंसल और रश्मि सिंह जैसे अन्य लोगों द्वारा दिखाए गए मजबूत भावनात्मक परिवर्तनों की तुलना में ओल्ड सिन्हा हमेशा की तरह बहुत शांत थीं। बाद में ही उन्हें एहसास हुआ कि जिया राठौर के लिए भोजन के दौरान इस तरह के भावनात्मक बदलाव बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे। आखिरकार, चाहे वह टेक्सास पोकर में एक सीधा फ्लश हासिल कर रही हो, फाइट द लैंडलॉर्ड में बमों से भरा हाथ जीत रही हो, या मानव तस्करों के साथ शारीरिक संघर्ष का सामना कर रही हो,
जिया राठौर ने अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं या भावनाओं में ऐसा कोई कठोर परिवर्तन नहीं दिखाया। जिया राठौर ने सुबह उसे बताया कि उसने केवल भोजन के बारे में सपना देखा था। यह संकेत देता है कि खाने से बूढ़े सिन्हा के लिए एक व्यवहार्य भावनात्मक स्विच प्रस्तुत होता है। यह सच है कि जब उन्होंने रात के खाने के दौरान अपने स्वाद और वरीयताओं के लिए विशिष्ट भोजन में भाग लिया, जिया राठौर ने वास्तव में भावनात्मक परिवर्तनों का प्रदर्शन किया जो जगत मेहरा के लिए स्पष्ट थे। जगत मेहरा ने खून पीने की अवधि से ठीक पहले लौटने पर जिया राठौर को चॉपस्टिक की एक जोड़ी भेजने की योजना बनाई। चॉपस्टिक में भावनात्मक जलसेक खाने के दौरान लिटिल फैटी गर्ल द्वारा साझा की गई सनसनी, भोजन की प्रत्याशा और आनंद से आएगा। फिर वह इसे जिया राठौर के सपनों की भूमि को उत्तेजित करने और ट्रिगर करने के साधन के रूप में उपयोग करेगा। अगर वह उसके सपनों को ट्रिगर करने और उसके सपनों की दुनिया में प्रवेश करने में सफल हो गया, तो वह जो देखती है उसे देखकर और उसे जो महसूस होता है उसे देखकर जगत मेहरा को ओल्ड सिन्हा से महसूस की गई अत्यधिक तर्कसंगत और उदासीन अनुभूति को समझने के लिए संभावित रूप से आवश्यक अंतर्दृष्टि मिलेगी। रात के खाने के बाद भले ही रश्मि सिंह ने वेयरवोल्फ के खेल का प्रस्ताव रखा और चंचल मौलासी ग्लोरी ऑफ किंग्स के 5v5 गेम को जारी रखना चाहते थे, जगत मेहरा ने खुद को माफ कर दिया, यह कहते हुए कि उन्हें कुछ मामलों के लिए करण देव को देखने की जरूरत है। किंग्स की महिमा खेल जारी नहीं रह सका। भले ही नर्मदा जगत मेहरा के लिए भर सकती थीं, लेकिन उनके बिना मेघा को चंचल मौलासी की टीम के खिलाफ 4 नए खिलाड़ियों के साथ खेलने का कोई भरोसा नहीं था। इसलिए उनमें से 10 ने इसके बजाय वेयरवोल्फ को चुना। हालांकि जगत मेहरा ने करण देव को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य उस जगह का पता लगाना था जहां एकता नगर शहर छोड़ने से पहले बड़ी चिड़िया दिखाई दी थी। लेकिन वुशु माउंटेन जाने से पहले जगत मेहरा की मुलाकात करण देव से शहर में स्थित एक चाय की दुकान में हुई। निर्देशक करण उनसे मिलना चाहते थे, रामपुर गांव में पहले किए गए सहयोग के विवरण पर चर्चा करने के लिए। जगत मेहरा ने बस उन्हें वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया और उन्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता न करने का आश्वासन दिया। जहां तक रामपुर गांव के विकास की बात है, उनके मन में एक फॉलोअप निवेश योजना थी। 10 बजकर जगत मेहरा ने करण देव को अलविदा कहा और एकता नगर टाउन से वुशु पर्वत की ओर रवाना हो गए। जब मिजो और मिशिका को उस स्थान के बारे में पता चला जहां नवीन से बड़ी चिड़िया देखी गई थी, तो जगत मेहरा, जो उनकी बातचीत को सुन रहे थे, स्वाभाविक रूप से इसके बारे में भी जानते थे। जगत मेहरा के अनुमान में उत्परिवर्तित बड़ा पक्षी शायद वुशु पर्वत में उत्परिवर्तित चींटी का शिकार कर रहा था। यदि यह अपने शिकार में सफल हो गया था, तो उसे सामान्य अपेक्षा के अनुसार थोड़ी देर की नींद और उत्परिवर्तन के बाद मानवीय गतिविधियों से भरे क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए था। हालांकि पक्षी ने नहीं छोड़ा। इसके विपरीत यह 2 दिन बाद मानव दृष्टि के भीतर फिर से प्रकट हुआ और इसकी तस्वीरें ली गईं। जगत मेहरा के फैसले के आधार पर यह शायद अपने शिकार को नहीं पकड़ा। उत्परिवर्तित चींटी संभवतः सफलतापूर्वक बच गई, लेकिन पक्षी हार मानने को तैयार नहीं था और अभी भी अथक खोज पर था। पिछली रात की तरह ही जगत मेहरा ने भी वुशु माउंटेन सीनिक एरिया से काफी दूरी पर अपनी कार खड़ी की और पैदल ही आगे बढ़े। जिस क्षेत्र में पर्यटकों ने आज बड़े पक्षी को देखा और उसकी तस्वीरें खींची, वह वुशु पर्वत की मुख्य चोटी से काफी दूर था जहां 18 तारीख की दुर्घटना हुई थी। थोड़ी देर के लिए जंगल से तेजी से गुजरने के बाद जगत मेहरा ने उस बिंदु तक पहुंचने से पहले ही कुछ असामान्य देखा। इंफ्रारेड थर्मोग्राफिक विजन मोड में नीले धब्बों का एक समूह दूर के जंगल में पेड़ों के बीच पूरी तरह से स्थिर खड़ा था। बिना किसी संदेह के यह एक उत्परिवर्ती था। जगत मेहरा ने तुरंत इसके पास नहीं पहुंचा, क्योंकि उसने कुछ और देखा था। मैं एक उत्कृष्ट रूप से लिखे गए मार्शल आर्ट उपन्यास कैच द नाइफ की सलाह देता हूं। जब वह अभी अभी उत्परिवर्तित हो गया था और गंध और श्रवण जैसी संवेदी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बार बार प्रशिक्षण के माध्यम से उत्परिवर्तन प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने का तरीका खोज रहा था, तो जगत मेहरा अक्सर देर रात तक सड़कों और गलियों में घूमता था। समय का उपयोग अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए करता था, क्योंकि रात की शांति में गड़बड़ी अपेक्षाकृत कम थी। बाद में जगत मेहरा पुलिस को बुलाए जाने के कारण लूट के मामले में शामिल हो गया। जब अधिकारी चेन और उनकी टीम आसपास के निगरानी फुटेज की जांच और समीक्षा कर रही थी, तो उन्हें गलती से पता चला कि वह पूरी रात जाकर सड़कों पर घूम रहा था।
सौभाग्य से उस समय तक संदिग्ध की पहचान कर ली गई थी और उसे पकड़ लिया गया था, और जगत मेहरा ने पहले ही अधिकारी चेन पर न्याय उन्मुख होने की छाप छोड़ दी थी, इसलिए चेतावनी प्राप्त करने के बाद उसे किसी और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि इसके बाद से जगत मेहरा ने सर्विलांस मामलों पर विशेष ध्यान दिया है। शुरुआत में वह केवल निगरानी कैमरों को ध्यान से देखकर और देख सकता था, खासकर इससे पहले कि वह कुछ ऐसा करे जो संभावित रूप से उसकी पहचान प्रकट कर सके। उसे पहले क्षेत्र का पता लगाना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सभी कैमरों के स्थानों को जानता है। यहां तक कि अगर वह उनसे पूरी तरह से बच नहीं सकता था, तो उसने अपने चेहरे को कैद नहीं करने की कोशिश की, या वह खुद को अन्य लोगों, वाहनों या वस्तुओं के साथ छिपा लेगा। निगरानी कैमरों का बेहतर पता लगाने और उनसे बचने के लिए जगत मेहरा ने बहुत सारी सामग्री का अध्ययन किया। वह विभिन्न मॉडलों, विशेषताओं और विभिन्न निगरानी कैमरों के साथ साथ संबंधित सुरक्षा उपकरणों के डेटा से बहुत परिचित हो गए। अब अपनी उन्नत संवेदी क्षमताओं और उच्चस्तरीय विश्लेषणात्मक कौशल, विशेष रूप से इंफ्रारेड थर्मोग्राफिक दृष्टि मोड के लिए धन्यवाद, वह दूर से सबसे छिपे हुए कैमरों को भी देख सकता है। यह न केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भरे शहरों में, बल्कि घने जंगल में भी सच है। इस समय जगत मेहरा स्पष्ट रूप से दूर के जंगलों में बिखरे हुए कई रिकॉर्डिंग उपकरणों को देख सकता था, वे सभी चालू थे। जगत मेहरा को पता था कि बहुत सारे जंगलों में शायद ही कभी मनुष्यों द्वारा दौरा किया जाता है, या विशेष रूप से संरक्षित जानवरों वाले संरक्षण क्षेत्रों में अक्सर वन्यजीवों की रिकॉर्डिंग के लिए वानिकी विभाग द्वारा इंफ्रारेड ट्रिगर कैमरे लगाए जाते हैं। पहले की तरह जब वह किनलिंग निर्जन क्षेत्र में था, तो उसने उत्परिवर्तित मकड़ी के क्षेत्र में जाने से पहले पेड़ों में लगे कैमरे देखे थे। हालांकि परिचालन संकेतों को देखते हुए उन्होंने जो रिकॉर्डिंग डिवाइस देखे थे, वे अब वानिकी विभाग या अन्य सामान्य प्रकार के इंफ्रारेड ट्रिगर कैमरे नहीं थे। जगत मेहरा के फैसले के अनुसार इन उपकरणों को हाल ही में स्थापित किया गया था, शायद तब भी। आखिरकार ये क्षेत्र वुशु पर्वत दर्शनीय क्षेत्र के करीब थे, जहां अक्सर पर्यटक आते थे। उपकरणों को लंबे समय तक लावारिस छोड़ने से नुकसान या क्षति का खतरा रहता था। क्या उन उपकरणों को मिजो या अन्य लोगों द्वारा डिवाइन टेक्नोलॉजी से स्थापित किया जा सकता था? आखिरकार यह क्षेत्र उस जगह से ज्यादा दूर नहीं है जहां बड़े पक्षी को पर्यटकों द्वारा फोटो खिंचवाने के लिए जाना जाता था। जगत मेहरा के इंफ्रारेड थर्मोग्राफिक विजन मोड में दूरी में नीले बिंदुओं से बनी उस छोटी वस्तु के पास कोई निगरानी उपकरण वितरित नहीं किया जा रहा था, जो एक उत्परिवर्ती प्रतीत होता था। लेकिन अगर इन निगरानी उपकरणों में इंफ्रारेड डिटेक्शन की सुविधा है, तो उनके वितरण को देखते हुए उत्परिवर्ती को कैमरे में कैद किया जा सकता था, चाहे वह उस स्थान पर हवा से या जमीन पर आया हो। इन उपकरणों को रात में भी चालू रहते हैं, यह देखते हुए कि इंफ्रारेड डिटेक्शन फंक्शन होना बहुत सामान्य है। जगत मेहरा को पता था कि वह इंफ्रारेड थर्मोग्राफिक दृष्टि मोड में म्यूटेंट को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसका कारण केवल तापमान के कारण नहीं था। उनके शरीर का तापमान, तरुण गोयल के शरीर का तापमान, विशालकाय उल्लू के शरीर का तापमान और उत्परिवर्तित मकड़ी के शरीर का तापमान सभी अलग अलग थे, एक क्षेत्र में केंद्रित नहीं थे। उत्परिवर्तित पौधों के अस्तित्व की तो बात ही छोड़ दें। जाहिर है, उनके विशेष इंफ्रारेड थर्मोग्राफिक विजन मोड में छवियों को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरंग दैर्ध्य के अवरक्त प्रकाश का उपयोग करने के अलावा विशेष रूप से म्यूटेंट से संबंधित कुछ मानदंड शामिल थे। हालांकि नियमित रूप से इंफ्रारेड थर्मोग्राफिक इमेजिंग उपकरणों के लिए म्यूटेंट को देखना मुश्किल नहीं है, उन्हें देखना काफी अधिक चुनौतीपूर्ण है। निगरानी उपकरणों के अलावा जगत मेहरा ने कई ड्रोनों को भी दूर से काम करते हुए देखा, हालांकि संदिग्ध म्यूटेंट से काफी दूर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे हर जगह खोज रहे हों। ये ड्रोन जगत मेहरा की दृष्टि रेखा के बाहर थे, और उन्होंने उनकी ध्वनि के माध्यम से उनकी उपस्थिति निर्धारित की। हालांकि इन ड्रोनों का शोर विशिष्ट वाणिज्यिक मॉडलों की तुलना में बहुत कम था। भले ही रात के अंधेरे थे और वे शांतिपूर्ण जंगल में थे, फिर भी लोगों को इस दूरी से कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा था। यदि ड्रोन और उन निगरानी उपकरणों को एक ही लोगों द्वारा स्थापित किया गया था, तो उस क्षेत्र को देखते हुए जिसमें ड्रोन खोज रहे थे, यह संभावना है कि निगरानी उपकरणों के पीछे के लोगों ने संदिग्ध उत्परिवर्ती की खोज नहीं की थी। अन्यथा ड्रोन को मुख्य रूप से बड़े पक्षी के आसपास मंडराना चाहिए। लेकिन फिर यदि उन्होंने इस क्षेत्र में निगरानी उपकरण स्थापित किए हैं, तो इसका कोई कारण होना चाहिए।
बेशक निगरानी उपकरण और ड्रोन एक ही लोगों द्वारा स्थापित नहीं किए गए होंगे। आखिरकार, चूंकि खोज के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं, इसलिए कुछ निगरानी उपकरणों की स्थापना कम महत्व की लगती है। जगत मेहरा ने फिर से अपनी स्थिति बदल दी, बेहतर दृश्य प्राप्त करने के लिए थोड़ा ऊपर जा रहा था। नाइट विजन मोड और थर्मोग्राफिक मोड के साथ उन्होंने संदिग्ध म्यूटेंट को करीब से देखा। इसके रूप के आधार पर 90% संभावना थी कि यह पर्यटकों द्वारा पहले देखा गया बड़ा पक्षी था।